हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये तीनों घटनाएं मेरे व्यूवर ने मेरे को भेजी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई अजीब सी घटना घटी हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। अंधेरों में ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुझको अंकित जी ने भेजी है। अंकित जी उन्नाव के रहने वाले हैं और अब आगे की घटना मैं आपको अंकित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अंकित है। मैं उत्तर प्रदेश में उन्नाव का रहने वाला हूँ। इस घटना के बारे में मुझको मेरे दोस्त शिव ने बताया था। यह घटना उसी के घर पर घटी थी। सच कहूँ तो ऐसा कुछ मैंने भी उसके घर पे कभी कभी महसूस किया है। उन्नाव में हमारा जहाँ पर मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पर ढेर सारे घर हैं। मेरा घर मोहल्ले के बीच में है और शिव का घर मोहल्ले के एकदम कोने में। शिव का घर एकदम अंत में पड़ता है और उसके बाद जंगल चालू हो जाता है। दरअसल वहाँ पर पहले बहुत बड़ा एक जंगल था, जिसके पेड़ अब काट दिए गए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी उसको जंगल कहते हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर फिर से नए नए पेड़ और बड़े बड़े जंगल चालू हो जाते हैं। उसके घर के पास ही पीछे की तरफ दो छोटी छोटी कब्रें हैं। वो कब्रें किसकी हैं किसी को भी नहीं पता। सब लोग कहते हैं कि वो काफ़ी सालों से यहाँ पर है, मतलब जब हम इस मोहल्ले में आए थे उससे पहले से वो कब्रें वहाँ पर हैं। उस एरिया में अक्सर छोटे बच्चे खेलने कभी कभी जाया करते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। वो एरिया और ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अक्सर वहाँ पे लड़के क्रिकेट खेलने जाते हैं। मैं और शिव भी कभी कभी वहाँ पर क्रिकेट खेलने जाया करते थे। शाम हो जाने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। वो पूरा ग्राउंड खाली हो जाता था, क्योंकि 6 बजे के बाद उस पूरे ग्राउंड में अंधेरा हो जाता था। क्योंकि उसमें कोई भी लाइट नहीं लगी थी, तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाते थे। एक बार ऐसे ही दिसंबर का मौसम था, 2011 की बात है। ठंड बहुत ज़्यादा थी। हमारे मोहल्ले में पावर कट हो गई थी। उस वक्त शिव से मेरी उतनी बात नहीं होती थी। मैं अपने में ही रहता था और वो भी मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता था। वो अपने घर की छत पर खड़ा था। शिव ने बताया कि उसने किसी औरत को ग्राउंड में टहलते हुए देखा था। उस वक्त रात के करीब 8 या 9 बज रहे थे। लाइट जाने की वजह से वो अपनी घर की छत पर आ गया था। उसके मम्मी पापा भी आए थे। छत काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वो छत के एक कोने में खड़ा होकर ग्राउंड की तरफ ही देख रहा था। अंधेरे की वजह से उसको कुछ ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उस औरत की आकृति उसको साफ साफ नजर आ रही थी। वो अंधेरे में ही ग्राउंड में गोल गोल घूम रही थी। शिव उसको वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। धीरे धीरे वो आकृति गायब हो गई। उसने इसके बारे में अपने माता पिता से बताया, लेकिन उसके माता पिता ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको हल्का फुल्का डर लगा कि वहाँ पर कोई टहल रहा है, लेकिन इस चीज़ पर उसने उतना विश्वास नहीं किया। फिर उसके बाद लाइट आ गई। लाइट आने की वजह से थोड़ा उजाला ग्राउंड की तरफ भी गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद वो लोग नीचे चले गए। अगली रात को फिर से वो शाम के 8 से 9 बजे के करीब छत पे आया और उसने देखा तो वो औरत दोबारा वहीं पर ही टहल रही थी। शिव को नहीं पता था कि वो कौन है। उसको ये भी लग रहा था कि शायद उस वक्त कोई चोर भी हो सकता है। वो तुरंत नीचे गया और अपने पापा को छत पर लेके आया। उसने फिर उनको ग्राउंड की तरफ उस औरत को टहलते हुए दिखाया, लेकिन तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। शिव के पापा को लगा कि वो मजाक कर रहा है या उसको किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, लेकिन फिर भी शिव ने बोला था कि उसने किसी को टहलते हुए देखा है। तो उसके पिता ने सोचा कि एक बार ग्राउंड पे जाके चेक कर लेना चाहिए। शिव के पापा ने टॉर्च ली और फिर अकेले ही ग्राउंड की तरफ चले गए। शिव छत से ही अपने पापा को ग्राउंड में टहलते हुए देख रहा था और वो टॉर्च से ही किसी को ढूंढ रहे थे। उस वक्त उनके हाथ में एक डंडा भी था, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा। फिर उसके बाद उसके पिताजी घर पर वापस आ गए और उन्होंने शिव से बोला कि उसको किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद सब लोग दोबारा जाकर सो गए, लेकिन शिव को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि उसने वहां पर किसी को टहलते हुए देखा जरूर था।
अगली रात वो दोबारा वहीं पर ही खड़ा था। उसने दोबारा उस औरत को टहलते हुए देखा। इस बार शिव ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी ईंट थी जो उसने उस औरत की तरफ जोर से फेंकी और वो ईंट उस औरत के बगल में जाके गिरी। पता नहीं वो उसके लगी थी या नहीं, लेकिन उस ईंट के गिरते ही वो औरत चलते चलते रुक गई। जैसे ही वो रुकी, शिव डर गया और वो तुरंत शिव की तरफ देखने लगी। हालांकि अंधेरे में उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन परछाई की मूवमेंट की वजह से यह साफ साफ पता चल रहा था कि वो औरत रुकी है और उसने शिव की छत की तरफ देखा है और उसने शिव को देख लिया है। वो वहीं पर ही खड़ी थी। उसके बाद वो औरत धीरे धीरे शिव के घर की तरफ आने लगी। ये चीज उसने देखी और वो काफी ज्यादा डर गया। वो औरत की परछाई धीरे धीरे घर की तरफ आ रही थी और उसकी छत की दीवार की तरफ आ रही थी, उस दीवार की तरफ जिसका मुंह ग्राउंड की ओर था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो तुरंत पीछे हट गया। उसने देखा कि वो औरत दीवार के पास आके खड़ी हो गई है और ऊपर की तरफ देख रही है। उसको उसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था और फिर वो धीरे धीरे दीवार पे चढ़ने लगी। शिव ने ऊपर से जब नीचे की तरफ देखा तो वो औरत अपने दोनों हाथों पैरों से दीवार पे चढ़ रही थी। वो एक काली परछाई थी, लेकिन एक औरत की काली परछाई जो उसको साफ साफ नजर आ रही थी। डर की वजह से वो चिल्लाते हुए नीचे चला गया और चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा को बुलाने लगा। उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि ऊपर भूत है। जैसे ही उसके पापा ने ये बात सुनी, वो भी डंडा लेके ऊपर छत पर आए, क्योंकि उनको लगा कि शायद ऊपर कोई चोर आ गया है। लेकिन जब वो ऊपर आए तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो पूरी छत खाली थी। शिव बहुत ज्यादा डर गया था। जब उसके पापा ने शिव को ऊपर बुलाया और उनसे पूछा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो शिव ने कहा कि मैंने यहाँ पर एक औरत को चढ़ते हुए देखा। उसकी एक काली परछाई थी। वो वही काली परछाई थी जो मुझे ग्राउंड में टहलते हुए नजर आती थी। शिव के पापा ने बोला कि तुमको किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम बिना वजह मत सोचो, चलो नीचे जाके सो जाओ। शिव को पूरी रात डर लग रहा था। उसी रात में करीब 2 बजे शिव बाथरूम जाने के लिए उठा। तभी उसको छत पे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो छत पे अपने कदम जोर जोर से पटक पटक के चल रहा था, जिससे उसको ये पता चल गया था कि छत पे कोई है जो चल रहा है। वो काफी ज्यादा डर गया था। रात काफी ज्यादा हो रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने मम्मी पापा को जगा दे, क्योंकि अगर वो रात में उन्हें जगाता तो उसके पापा बहुत गुस्सा करते, क्योंकि अगले दिन उसके पापा को ऑफिस जाना था। इसलिए उसने हिम्मत की और सोचा कि वो छत की तरफ जाए और देखे कि आखिर ऊपर है कौन। वो धीरे धीरे छत की तरफ जा रहा था। छत का दरवाजा बंद था। वो जैसे ही अपने घर की छत पर पहुंचा, उसने छत के लोहे के दरवाजे पे कान लगाया और तभी ऐसा लगा कि उस लोहे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से हाथ मार रहा हो। वो आवाज सुनते ही शिव बहुत ज्यादा डर गया और नीचे भागकर चला आया और अपने कमरे में जाके सो गया। इस बात से उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा था कि उसके छत पे कोई है। उस घटना के बाद से शिव को अक्सर वो आवाजें आती रहती हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो उसका वहम है। वो आवाजें सिर्फ शिव को ही सुनाई देती हैं। ये घटना उसके साथ 2011 में घटी थी। 2013 में मेरी और शिव की दोस्ती हो गई थी और फिर हम साथ में ही घूमते थे। एक बार रात के करीब 9 बजे मैं शिव के यहाँ रुका हुआ था। मैं उसके यहाँ गेम खेल रहा था। तभी शिव के यहाँ लाइट चली गई। मैंने उससे बोला कि हम तुम्हारे घर की छत पर चलते हैं। मैं आज तक तुम्हारे घर की छत पर गया नहीं हूँ। शिव ने छत पर जाने से मना किया। मैंने उससे बोला कि आखिर क्या हो गया है। शिव ने बोला कि मैं रात के वक्त छत पर नहीं जाता हूँ, पापा छत पर जाने से गुस्सा करते हैं। शिव झूठ बोल रहा था और मुझे ये साफ साफ पता चल रहा था। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मेरे साथ नहीं गया। फिर मैंने उससे बोला ठीक है, तुम मत जाओ, मैं ही तुम्हारी घर की छत पर जा रहा हूँ और मैं ही तुम्हारी छत देख लूंगा, क्योंकि मैं आज तक तुम्हारी घर की छत पर नहीं गया हूँ और सुना है तुम्हारी घर की छत से पूरा ग्राउंड साफ साफ नजर आता है। उसने कहा ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी अपने गुस्से में ऊपर छत पे चला गया। मैंने देखा उसके छत के लोहे का दरवाजा बंद था। मैंने उसे खोला और मैं उसकी छत पर पहली बार गया। उसके घर की छत बहुत ज्यादा बड़ी थी। वहां से पूरा ग्राउंड साफ साफ नजर आता था। मैं छत पर ही खड़ा था और ग्राउंड की तरफ देख रहा था। हवा काफी अच्छी चल रही थी और पूरा मोहल्ला
अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट नहीं आ रही थी। शिव के घर की छत उस पूरे मोहल्ले की सबसे बड़ी छत थी। वहां से सबके घर साफ साफ नजर आते थे, लेकिन अंधेरे की वजह से उस वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने मोहल्ले की तरफ ही देख रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं तुरंत पीछे घूमा और मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। पहले मुझे लगा कि शिव शायद मेरे पीछे आके खड़ा हो गया है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं फिर दोबारा मोहल्ले की तरफ देखने लगा और फिर मुझे दोबारा ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से भागते हुए गया है। मैं पीछे की तरफ घूमा और वहां पर फिर भी कोई नहीं था। मुझे लगा कि शिव मुझसे किसी तरीके का मजाक कर रहा है। मैंने अंधेरे में आवाज दी, शिव तुम हो क्या? किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। अंधेरे में छत के कोने मुझे ढंग से नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था। फिर जिस तरफ वो ग्राउंड था, मैं उस तरफ जाके देखने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। मैं डर के दोबारा पीछे घूमा और वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। मैं छत के दरवाजे से होते हुए दोबारा शिव के कमरे में जाने लगा, और जैसे ही मैंने छत के दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की, वो अपने आप हल्का सा धीरे धीरे खुल गया और मैं उस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर गया था। मैं घबराने लगा था। शिव के घर की छत पे जरूर कुछ न कुछ था। मैं भागते हुए शिव के कमरे में गया। शिव अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। मैं जैसे ही उसके कमरे में पहुंचा, लाइट आ गई थी। मैंने शिव से बताया कि तुम्हारे घर की छत पे कुछ है। उसने मुझसे बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने शिव से बोला कि आखिर तुम्हारे घर की छत पर है क्या? तब उसने मुझे पूरा वाकया बताया जो कि उसके साथ घटा था। मैंने उसके मम्मी पापा को भी ये चीज बताई, लेकिन उन्होंने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम शिव के बहकावे में आ गए हो। उनको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन ऊपर सच में कुछ ना कुछ है जो कि शिव को अक्सर तंग किया करती है। वो कोई आत्मा है या कोई भूत, हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो हमारा वहम नहीं था, और उसके घर की छत आज भी वैसे की वैसी ही है, और उसकी छत पर शिव कभी नहीं जाता है। और आज भी वो जो भी चीज है वहां पर है, और इसका एहसास हमको अक्सर होता रहता है। तो ये थी मेरे व्यूअर की भेजी हुई पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको मोहित जी ने भेजी है। मोहित जी ने पहले भी मुझे एक घटना भेजी है जो उनको उनकी दादी ने बताई थी, और अब ये दूसरी घटना मोहित जी के एक दोस्त ने उनको बताई है। ये घटना दो भाई बहनों के साथ घटी थी, आयुष और आयुषी। ये दोनों जुड़वा भाई बहन थे। उन्हीं के साथ ये घटना घटी थी, और काफी ज्यादा अजीब घटना थी। आयुष और आयुषी दोनों लोग जुड़वा थे। आयुष का जन्म आयुषी से 3 मिनट पहले हुआ था। वो बड़ा भाई था और आयुषी छोटी बहन। ये घटना उन लोगों के साथ 2006 में घटी थी। 2006 में उन दोनों की उम्र 22 साल की थी। 2006 में किसी एग्जाम की वजह से दोनों भाई बहन पेपर देने गए थे। लौटते समय रास्ते में उन लोगों का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आयुषी की मौत हो गई। आयुष को भी काफी गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो अस्पताल में 1 महीने तक एडमिट रहा। उसके हाथ पैर टूट चुके थे और सर पे भी काफी गंभीर जख्म हुआ था, जिसकी वजह से उनको 7 दिन तक तो होश ही नहीं आया। आयुष अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड था। उनके होश में आने के बाद डॉक्टर ने उनको बताया नहीं कि उनकी बहन की मौत हो गई है, क्योंकि इससे उनकी हालत पर काफी ज्यादा असर पड़ता। इसलिए उनसे झूठ बोला गया। उनसे बोला गया कि उनकी बहन आयुषी को भी थोड़ी चोट आ गई थी और वो घर पे आराम कर रही है। ये बात जब आयुष को पता चली तो उसको थोड़ा सही लगा कि दोनों भाई बहन अब सुरक्षित हैं। होश में आने के 2 दिन बाद से ही वो अपनी बहन के बारे में पूछने लगा, लेकिन उनके माँ बाप ने बार बार यही बोला कि वो घर पर आराम कर रही है। रात में उनके साथ हॉस्पिटल में उनके पिताजी रुकते थे। आयुष रात में सो रहा था। पैर में काफी गंभीर चोट लगने की वजह से वो उठ के अकेले बाथरूम नहीं जा सकता था। उन्होंने पिताजी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी ज्यादा गहरी नींद में थे, जिसकी वजह से उनके पिताजी उनकी आवाज सुन नहीं पाए और वो उठे नहीं। आयुष ने खुद ही फैसला किया कि वो अकेले ही बाथरूम चला जाएगा। वो बेड से उठा और व्हील चेयर पर आराम से बैठ के वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। उस वक्त हॉस्पिटल में आधे से ज्यादा लोग सो रहे थे और रात में स्टाफ भी काफी कम होता है। कुछ ही नर्सेज होती थी, वो भी इस समय अपने कैबिन में ही बैठी हुई थी।
वो अकेले बाथरूम की तरफ जब गए तो उन्होंने देखा कि बाथरूम के पास उसकी बहन खड़ी हुई है, जिसको वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। आयुष अपनी बहन से जाके बात करने लगा। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मुझसे इतने दिनों तक मिलने क्यों नहीं आई? उसकी बहन ने उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ी होकर आयुष को देख रही थी। उसकी बहन के सर से खून बह रहा था और हाथ भी बुरी तरीके से जख्मी था। जब आयुष ने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? उसकी बहन ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आयुष से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी थी। वो उसको अपने पास बुला रहा था, लेकिन वो उसके पास नहीं आई और उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन गायब हो गई। ये चीज़ जब आयुष ने देखी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और डर भी गया। वो वापस अपने पापा को उठाने लगा और चिल्ला चिल्ला के अपनी बात बताने लगा कि वहाँ पर मेरी बहन खड़ी थी, उसके हाथ पैर में चोट लगी है, उसे डॉक्टर को दिखाओ। आयुष की ये बात सुन के उसके पापा बहुत हैरान हो गए। उन्होंने आयुष को दोबारा बेड पर लिटाया और उनसे बोला कि तुम्हारी बहन घर पर है, वो यहाँ आ ही नहीं सकती है। आयुष ने फिर से बोला, वहाँ पर वो खड़ी थी पापा, आप जाके देखिए। आयुष के बोलने पे वो दोबारा चेक करने गए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस बात को आयुष काफ़ी ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, जिससे उसके सर में दर्द हो रहा था। उसी वक्त नर्स ने उसको सो जाने के लिए बोला। आयुष की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। नर्स ने उसे नींद का इंजेक्शन लिया और सुला दिया। 2 से 3 दिन बाद आयुष डिस्चार्ज हो गया और अपने घर पर आ गया। घर पर आते ही उसने अपनी बहन के बारे में अपने घर वालों से पूछा। उसके घर वालों ने फिर आयुष को बताया कि एक्सीडेंट के वक्त उसकी बहन की मौत हो गई थी। ये बात जब आयुष ने सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि मैंने आयुषी को हॉस्पिटल में देखा था, लेकिन सब लोगों को यही लग रहा था कि सर पे काफ़ी गहरी चोट लग जाने की वजह से आयुष को किसी तरीके का कोई वहम हुआ है। उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। किसी तरह आयुष ने अपने आप को संभाला। रात में जब वो अपने घर पे सो रहा था तभी उसको अपने कमरे के कोने में उसकी बहन खड़ी दिखाई दी। उसके सर से खून निकल रहा था और हाथ पैर पर भी बुरी तरीके से जख्म थे। वो आयुष को कोने में ही खड़ी होकर आवाज़ दे रही थी। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया था। रात के करीब 1 बजे वो घर में चिल्लाते हुए घूम रहा था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके माता पिता उसके पास गए और फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि आयुषी मुझे मेरे कमरे में दिखी, वो मुझे बुला रही थी। उसकी ये बात सुन के उसके माता पिता काफ़ी हैरान हो गए। हालांकि सब लोगों को यही लग रहा था कि सर पर चोट लगने की वजह से आयुष की तबीयत खराब हो रही है। उसको आयुषी के मर जाने का सदमा लग गया है। लेकिन बात कुछ और ही थी। उसके घर वालों ने उसको लगातार डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। उसकी बात पर लोगों को तब विश्वास हुआ जब आयुष के घर की छत पे किसी की रोने की आवाज़ आने लगी, और वो रोने की आवाज़ किसी और की नहीं, आयुषी की थी। क्योंकि ऊपर आयुषी का कमरा बना हुआ था, उसके कमरे से लगातार किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब सब लोगों ने उसके कमरे को जाके देखा, उसमें रखा सारा सामान नीचे गिरा हुआ था। वो लोग ये चीज़ देख के हैरान हो गए। ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में कोई घुस के सारे सामान को फेंक दे रहा है। ये चीज़ देख के उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। रात में आयुषी के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ लगातार आने लगी। कभी कभी तो उसके कमरे से सामान फेंकने की भी आवाज़ आती थी। डर की वजह से कोई भी उसके कमरे में नहीं जाता था। फिर उनके पापा ने एक पंडित जी को बुलाया और उनसे फिर घर को ठीक से दिखवाया। पंडित जी ने जब घर को ठीक से देखा तो उन्होंने बताया कि आपके घर में एक आत्मा का वास है। उस आत्मा की मौत अकाल मृत्यु से हुई है, यानी कि आयुषी की। आयुषी की आत्मा अभी भी इस घर में घूम रही है। आयुषी अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थी, इसलिए वो अपने भाई को छोड़ के नहीं जा सकती है। और आखिरी वक्त में उसने अपने भाई को ही देखा था। ये बात जब उन लोगों के पिताजी को पता चली तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। उसके बाद किसी तरह पुजारी जी से पूजा पाठ कराई गई और उन लोगों ने अपने कुल देवी के मंदिर में जाके पूजा की। पुजारी जी ने उन लोगों को ये भी बताया कि आयुषी की आत्मा की शांति के लिए उनको हर तरीके से पाठ करना पड़ेगा। हालांकि अकाल मृत्यु पे मरी हुई आत्मा को इतनी जल्दी मोक्ष नहीं मिलता, वो अपना पूरा समय धरती पर बिता के ही जाएगी। उन पुजारी जी ने उनके पिताजी को ये बताया कि वो लोग अपने कुल देवी के मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना करें और उनसे कहें कि वो आयुषी की आत्मा को अपनी शरण में ले ले।
इसके बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। उन्होंने ऐसा ही किया। पूजा के करीब 3-4 दिन बाद से ऐसी हरकतें उनके घर में होना बंद हो गई। पुजारी जी का कहना था कि कुल देवी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और शायद आयुषी को उन्होंने अपने पास रख लिया हो। उस दिन के बाद से ऐसा कुछ भी आयुष के साथ नहीं हुआ, हालांकि वो अपनी बहन को याद जरूर करता है। ये घटना सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। कुछ लोगों को तो इस घटना पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे इस घटना के बारे में मेरे दोस्त ने बताया तो मुझे भी इस पे कुछ खास विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये घटना हॉरर वाइब्स पे शेयर की है। अब ये मैं आप पे पूरी तरह से छोड़ता हूँ कि आप इस घटना को सच माने या वहम, पर मेरे दोस्त ने जो ये बात मुझे बताई, उसके द्वारा ये बताई गई ये बात एकदम सच थी। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको अपने व्यूवर अभिषेक शुक्ला जी की भेजी हुई एक घटना बताने वाला हूँ। ये घटना अभिषेक जी के साथ उनके घर में घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको अभिषेक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अभिषेक है। मैं झारखंड में रांची का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे साथ मेरे ही घर में घटी थी। हमारे घर में शादी का माहौल था। मेरे बड़े मामा की शादी हो रही थी और हम सब अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे। नानी का घर थोड़ा पुराना बना हुआ था। ये घटना 2005 की है। मेरी नानी भी रांची में ही रहती हैं। उनका घर काफ़ी बड़ा था। मेरे साथ मेरी मौसी का लड़का यानी कि मेरा कज़न अभिनव भी था। मेरी और अभिनव की बहुत पड़ती थी। शादी के वक्त ही हम लोग मिले थे, वरना हमारा जल्दी मिलना नहीं होता है। हमारे नाना जी की डेथ सन 2000 में ही हो गई थी। उनका कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हम लोग उन्हीं के ही कमरे में सो रहे थे। उस दिन मैं अभिनव से बहुत दिनों बाद मिला था। जब हम लोग नानी के यहाँ गए तो मैं अभिनव से करीब 1 साल बाद मिला था। इस बार अभिनव कुछ बदला बदला लग रहा था। वो मुझसे उतना खुल के बात नहीं कर रहा था जितना वो अक्सर पहले किया करता था। मैंने अभिनव के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा, लेकिन अभिनव मुझको उतना अच्छे से जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था। वैसे तो अभिनव बहुत ही हंसमुख लड़का था, लेकिन उस दिन उसको क्या हो गया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मौसी से पूछा कि अभिनव की तबीयत खराब है क्या। मौसी ने मुझे बोला कि पता नहीं उसको क्या हुआ है। पिछले 2 दिन से वो काफ़ी चुपचाप रहने लगा है और किसी से बात भी नहीं करता है। वो तो यहाँ आने के लिए भी मना कर रहा था, लेकिन तुम्हारे मौसा जी ज़बरदस्ती उसको लेकर आए हैं। जब मुझे मौसी ने ये बात बताई तो मुझे लगा कि शायद अभिनव को कोई दिक्कत है, लेकिन वो बताने में शर्मा रहा है। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। नानी के घर में लगभग सब लोग सो गए थे। पूरे दिन के फंक्शन की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। मैं और अभिनव भी लेटे हुए थे, लेकिन हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अभिनव ऊपर पंखे की तरफ देख रहा था और चुपचाप बस ऊपर की तरफ ही देख रहा था। मैंने अभिनव से पूछा कि कोई बात है क्या। उसने जैसे मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैं जस्ट उसके बगल में ही लेटा हुआ था, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर उसके कंधे को पकड़ के हिलाया। मैंने कहा, अभिनव कोई बात है क्या। वो फिर मेरी तरफ घूमा जैसे कि वो चौंक गया हो। उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। वो जब मेरी तरफ घूमा तो उसने अपनी आंखों को बहुत बड़ा कर लिया था। उसकी आंखें देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अभिनव को कुछ तो दिक्कत थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या दिक्कत हुई है। उसके बाद मैं नीचे लेट गया और अभिनव तखत के ऊपर लेटा हुआ था। मैंने नीचे अपना बिस्तर बिछा लिया था। रात के करीब 2 बजे अभिनव अपने तखत पर उठ के बैठा हुआ था और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। वो मच्छरदानी के अंदर था और मैं नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ था। मैं साफ साफ देख सकता था कि वो मुझे घूर रहा है। वो अचानक से मुझे घूरते हुए मच्छरदानी के बाहर आ गया और उसने मुझसे बोला कि आओ चलो कहीं घूम कर आते हैं। उस वक्त सब लोग सो रहे थे। उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे बस उस दिन नींद नहीं आ रही थी और मैंने अचानक से उसको उठते हुए देखा तो मैं भी डर गया। मैंने उससे जाने के लिए मना किया, लेकिन उसने मुझसे बोला कि हम लोग बाहर चलते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बाहर घूम कर आते हैं। मुझे रात के अंधेरे में बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मैं उसकी बातों में आ गया। मैं जैसे उसको मना ही नहीं कर पाया। वो मुझे बाहर ले जा रहा था और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो एकदम मुस्कुराते हुए जा रहा था, जैसे कि उसको किसी का डर ही नहीं है। मैंने उसको बार बार बोला कि हमारा बाहर जाने का ये आइडिया ठीक नहीं है। उसने मेरी बात पर जैसे गौर ही नहीं किया।
और घर के बाहर भाग गया। मैं उसको रोकने लगा कि मत जाओ, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। घर से बाहर निकलने के बाद एक बड़ा सा गेट भी था। वो उस गेट को खोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि मामा ने उस गेट पर ताला लगा रखा था। वो बार बार उस गेट को खींच रहा था और जिससे बहुत ही तेज आवाज हो रही थी। मैंने उससे बोला कि सब जग जाएंगे, अभिनव ये सब मत करो, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। उसको जैसे गुस्सा आ रहा हो, वो बार बार गेट को आगे पीछे करके खींच रहा था, जिससे बहुत जोर से आवाज हो रही थी। आवाज होने की वजह से मामा उठ गए। मामा चिल्ला के बोले कि बाहर कौन है। मैंने मामा से बोला कि मैं हूं और अभिनव है। उन्होंने बोला कि तुम लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। मैंने उनको बताया कि अभिनव अजीब सी हरकतें कर रहा है और वो बाहर जाने के लिए बोल रहा है। जब मैंने ये बात बोली तो मौसी भी उठ गई और साथ में मेरी मम्मी भी। उस वक्त गेट की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि एक एक करके घर के सभी सदस्य उठने लगे। तभी मामा ने चिल्ला के अभिनव से बोला कि अभिनव तुम ये क्या पागल वाली हरकतें कर रहे हो, चुपचाप अंदर जाओ। मामा ने जैसी ये चीज बोली, अभिनव उनकी तरफ देख के चिल्लाने लगा और अभिनव की आंखें सफेद थीं, पूरी की पूरी सफेद। उसकी सफेद आंखें देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मामा भी चुप हो गए थे। उनके गले से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो जैसे ही अभिनव को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, अभिनव उनके ऊपर जोर से चिल्लाने लगा और अभिनव की आवाज एक औरत की आवाज थी और वो काफी पतली थी। उस आवाज को सुन के मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मम्मी और मौसी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसकी आंखें हम लोगों ने देखी तो हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई थी। तभी इतनी आवाज सुन के छोटे मामा भी उठ गए और वहां पे उस वक्त मामा के और भी दोस्त आए हुए थे। उन सब ने अभिनव की ऐसी हालत देखी। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभिनव को उस वक्त पकड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा था। उसके शरीर में जैसे 3-4 आदमियों की ताकत घुस गई हो। उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, लेकिन उसकी ताकत काफी ज्यादा थी। उसको बहुत ही मुश्किल से पकड़ा गया। तभी मामा के एक दोस्त ने अभिनव के चेहरे पर चादर डाल दिया, जिसकी वजह से वो शांत हो गया। जहां पर नानी का घर था, उसी के बगल में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर बना हुआ था। अभिनव को उसी मंदिर के सामने ले जाया गया, जिसकी वजह से वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हम लोग घर के बाहर थे। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के अगल बगल के पड़ोसी भी बाहर आ गए। उन्होंने भी देखा और वो सब भी देख के हैरान हो गए। तभी अभिनव को मामा और उनके दोस्त पकड़ के मंदिर के अंदर ले गए। वो जब मंदिर के अंदर जा रहा था तो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। वो उसी औरत की आत्मा की आवाज थी जो उसके शरीर के अंदर घुस चुकी थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मंदिर के पुजारी को भी बुलाया गया, लेकिन पुजारी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। मंदिर में ही गंगा जल रखा हुआ था। पुजारी ने उस गंगा जल को अभिनव के ऊपर फेंका, जिसकी वजह से वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा और कुछ देर चिल्लाने के बाद वो एकदम शांत हो गया। उसका मुंह चद्दर से ही ढका हुआ था। उसको अंदर ही रखा हुआ था और वो फिर शांति से लेटा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके चेहरे से चद्दर हटा के देख ले कि आखिर उसकी परिस्थिति क्या है। मौसी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी और वो भी बहुत रो रही थी। तभी छोटे मामा ने हिम्मत की और वो मंदिर के अंदर गए। उन्होंने अभिनव के चेहरे से चादर हटाया तो देखा कि अभिनव का मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें पलटी हुई थी। उसकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। उसी वक्त सब लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए। मुझको कुछ भी नहीं पता था। मैं भी हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहा था, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि अभिनव ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह हुई, मामा दोबारा घर आए। मैंने मामा से अभिनव की हालत के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उसकी हालत अब ठीक है और वो शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर हम उसको घर ला सकते हैं। अभिनव शाम को घर आया और फिर मैंने उसको देखा। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। सबने अभिनव से पूछने की कोशिश की कि उसको कैसा लग रहा है। उसने बताया कि उसको बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसके सर पर बैठा हुआ है और उसके कान के पास आके आवाज दे रहा है। उसके अगले दिन ही मौसी उसको लेके घर चली गई। फिर मुझे पता नहीं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मेरी मम्मी ने अभिनव की हालत के बारे में मौसी से पूछा था। मौसी ने यह बताया कि अभिनव के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है
और उसके ऊपर किसी ने कोई आत्मा छोड़ दी है। मुझे सिर्फ इतनी ही बात पता चली थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था और उसके साथ ऐसा किसने किया था, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन ये घटना काफ़ी ज़्यादा भयानक घटना थी, जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।